हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 17। पहला प्रश्न, 3 बीघा गलियारा भारत और किस देश के मध्य है? जो 3 बीघा गलियारा है वो भारत और किस देश के मध्य है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या चाइना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो ये देखो हमारे सामने जो बांग्लादेश का मैप है जहां पे 3 बीघा गलियारा बना हुआ है, 3 बीघा कॉरिडोर बना हुआ है। तो ये हिस्सा है ना, ये वाला, ये 3 बीघा हिस्सा है यहाँ पे, और ये यहाँ से बांग्लादेश का ही पार्ट है इधर। तो इनको कनेक्टिविटी प्रदान करता है, यानी इधर भारत हो गया, इधर भारत हो गया, और ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी। तो भारत ने क्या किया, बांग्लादेश को ये 3 बीघा हिस्सा लीज पे दे दिया। कैसे दे दिया? लीज पर दे दिया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, गोवा तट या मालाबार तट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालाबार तट। तो भारत का जो दक्षिणी मैदान, तटीय मैदान है ना, उसका जो दक्षिणी हिस्सा, कौन सा हिस्सा? दक्षिणी हिस्से के बारे में पूछा है हमसे। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम? इसे जानते हैं मालाबार तट के नाम से, है ना। तो यहाँ देखो गुजरात के आसपास वाला जो तट का हिस्सा है उसे हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो महाराष्ट्र के आसपास का हिस्सा है ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और बाद में जो एक केरल वाला और तमिलनाडु वाला दक्षिण का हिस्सा है, या यूँ कहे जो पश्चिमी तटीय हिस्से में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, वो मालाबार तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो सबसे नीचे, पूर्वी क्षेत्र में सबसे नीचे तटीय वाला क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर उत्तरी सरकार तट है और उससे ऊपर उत्कल तट कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा है वो भारत के कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, कश्मीर में है या लद्दाख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो जो बाइक राइडर्स है या जो जिनको बाइक राइडिंग का शौक है तो वो अक्सर रोहतांग पास से जाते हैं, बुलेट लेके जाते हैं अक्सर लोग। तो आप भी अगर आपको शौक है तो ज़रूर जाएं, बहुत ही शानदार जगह है। और ये देखो हमारे सामने भारत का मैप आ गया और उसमें भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हम हिमाचल के दर्रे तो देख लेते हैं। तो एक तो देखो अपना रोहतांग दर्रा हिमाचल में हो गया, है ना। इसके अलावा एक बाड़ा लाचा दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल में, और सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? ये भी हिमाचल में। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक तो काराकोरम हो गया, एक बुर्जिल हो गया, एक पीर पंजाल हो गया, जोजिला हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। ये दर्रे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है ना। फिर देखते हैं अपने जो उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से? एक तो नीति, माना, लिपुलेख। कौन कौन से? एक तो नीति दर्रा, एक माना दर्रा, एक लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड के दर्रे नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पे है? ये तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड में। फिर हम चलते हैं सिक्किम की ओर। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिक्किम में जो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो नाथुला दर्रा है। कौन सा है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। और एक जेलेपला दर्रा है। नाथुला और जेलेपला, ये दर्रे कहाँ पे हैं? ये दर्रे हैं अपने सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। और जो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो बोमडिला दर्रा हो गया, एक यांगयाप दर्रा हो गया, एक दीफू दर्रा हो गया। बोमडिला, यांगयाप और दीफू, ये कहाँ के दर्रे हैं? बोमडिला, यांगयाप, दीफू। बोम यांग दीफू, बोम यांग दीफू कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और उसके बाद में मणिपुर के अगर दर्रे की बात करें तो एक दर्रा है मणिपुर का, वो कौन सा है? वो है तुजु दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजु दर्रा। तो इसमें एक ही दर्रा है, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि तुजु दर्रा कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। और ये स्टेट्स देखो ना, सबसे ऊपर ये अपना अरुणाचल हो गया, फिर ये नागालैंड हो गया, फिर ये मणिपुर हो गया, फिर ये मिजोरम हो जाएगा सबसे नीचे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। असम की जलवायु है, जो असम है ना राज्य, उसकी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है, शुष्क मरुस्थल प्रकार की है, या इनमें से कोई नहीं? तो असम की जलवायु कैसी है? तो असम की जलवायु, असम राज्य की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, है ना। किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की जलवायु है, क्योंकि शुष्क जलवायु तो है ही नहीं, क्योंकि उधर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। और मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु तो राजस्थान में है, तो वहाँ तो है नहीं। लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु असम की जलवायु के प्रकार है। और देखो
असम का अगर नाम आ ही गया है तो हम इसके बारे में एक बात की जानकारी और ले लेते हैं कि यहाँ के जो प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं। तो देखो असम में जो प्रमुख ये राष्ट्रीय उद्यान है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 प्रमुख 7 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें एक तो हो गया अपना रायमोना, कौन सा है, रायमोना। एक हो गया मानस, मानस तो वैसे ही बहुत फेमस है। एक हो गया ओरांग, ओरांग नेशनल पार्क, फिर नामेरी नेशनल पार्क, फिर काजीरंगा जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर हो गया डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और देहांग पटकई नेशनल पार्क, देहांग पटकई और डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, मानस और रायमोना, ये कहाँ के नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम के राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको याद रखना है, आपको असम के राष्ट्रीय उद्यान ना याद रखना है। बाद में जो विकल्प आएंगे उनमें से आप असम वाले राष्ट्रीय उद्यानों को एलिमिनेट करके उसके आंसर पे पहुंच सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया कि इसमें से अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसमें 2-3 असम के मिलेंगे आपको, तो आप उनको एलिमिनेट कर दोगे तो बाकी जो बचेगा वो अरुणाचल का बच जाएगा। उस तरह से भी आप प्रश्न के आंसर पे पहुंच सकते हो। तो इसका आंसर को क्या हो गया, असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पे है, यानी अलकनंदा नदी है वो कई नदियों के साथ मिलकर अलग अलग प्रयाग बनाती है। तो जो रुद्रप्रयाग है ना वो बनाने के लिए किस नदी के साथ संगम करती है, भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौलीगंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रुद्रप्रयाग कैसे बनता है, जब अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है तो वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। तो जैसे प्रमुख प्रयाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार, और किस प्रकार उन प्रयागों का निर्माण हुआ वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जो अलकनंदा नदी है वो धौलीगंगा नदी के साथ मिलती है। अलकनंदा धौलीगंगा के साथ मिलती है तो विष्णुप्रयाग बनता है ना। फिर अलकनंदा नदी है ना वो नंदाकिनी के साथ मिलती है तो ये नंदप्रयाग मिलता है। तो नंदाकिनी का तो नाम से पता चल जाएगा कि नंदप्रयाग और नंदाकिनी नदी। फिर कर्णप्रयाग के लिए अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है, कौन सी नदी, कर्णप्रयाग के लिए पिंडार नदी मिलती है। तो कर्ण से इस प्रकार याद रखो, कर्ण से पिंडार। और फिर उसके बाद में रुद्रप्रयाग हमारे प्रश्न में आया है, जैसे रुद्रप्रयाग कैसे बनेगा, रुद्रप्रयाग बनेगा जब मंदाकिनी नदी मिलेगी। तो देखो रुद्र और मंद इनका वैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, उस तरीके से इसको याद कर सकते हो। और उसके बाद आता है अपना देवप्रयाग, जहाँ पे जो भागीरथी नदी है वो किसके साथ मिलती है, अलकनंदा नदी के साथ मिलती है, तो वो देवप्रयाग बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा बांध परियोजना में नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है उसमें जो नांगल बांध है ना वो किस नदी पे है, भागीरथी, चिनाब, झेलम या सतलुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाखड़ा बांध परियोजना में नांगल बांध किस नदी पर है, वो है सतलुज नदी पे। कौन सी नदी पे है, सतलुज नदी पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखो जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो इस बांध की योजना की बातचीत कब शुरू हुई थी, तो ये 1944 में शुरू हुई। कब शुरू हुई इस बांध की जानकारी शुरुआत, तो ये हुई थी 19, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिख सके। तो 1944 में इसकी बातचीत हुई और उस समय पंजाब के राजस्व मंत्री थे, कौन थे, छोटू राम जी। छोटू राम जी ना पंजाब के राजस्व मंत्री थे और बिलासपुर के राजा थे ना, उनके बीच में नवंबर 1944 में समझौता हुआ। कब समझौता हुआ, नवंबर 1944 में समझौता हुआ। ठीक है, और फिर 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, और शुरुआती निर्माण का कार्य 1946 में शुरू हो गया और 1948 में बांध बनना भी शुरू हो गया। और फिर बाद में 17 नवंबर 1955 को जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब है उन्होंने कंक्रीट द्वारा बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और फिर ये शुरू कब हुआ, कंक्रीट से बांध का निर्माण 17 नवंबर 1955 को, और किसने, नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। और फिर 1963 में 1963 में बन के कंप्लीट हो गया। और इसको बनाने वाले जो अमेरिकी इंजीनियर है कौन थे, वो हार्वे स्लोकेम जो वो इसके बनाने वाले इंजीनियर थे। तो इस प्रकार हमने भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे हमने चर्चा कर ली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर नामक बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर नाम का जो बाघ संरक्षण कार्यक्रम है ना ये कब शुरू किया गया, 1975 में, 1982 में, 1973 में या 1972 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973
1973, यानी बाघ संरक्षण कार्यक्रम के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया वो कब चलाया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया, 1973 में चलाया गया। और इसका शुभारंभ अगर तिथि पूछे तो ये क्या तिथि थी? 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया। ठीक है ना, याद रह जाएगा आपको। टाइगर स्टेट कहा जाता है, यानी कौन सा राज्य है जिसे टाइगर स्टेट कहते हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, असम है या बंगाल है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है इसे क्या कहते हैं हम? इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। किसे? मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं। तो अभी जो टाइगर्स की जो गणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर आपको पता है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। और एमपी में कितने टाइगर है? एमपी में है 526 टाइगर। कितने हैं? 526 टाइगर। और फिर देखें तो कर्नाटक में कितने हैं? कर्नाटक में 524 टाइगर है। तो इसका मतलब कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो टाइगर की संख्या है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे 526 है, कर्नाटक में 524 है। उसके बाद देखते तो यूके में कितने हैं? यूके में है 442। यूके माने उत्तराखंड है ना। और उसके बाद देखते तो महाराष्ट्र में कितने हैं? अहमद में कितने हैं? ये है 312। और फिर टीएल में यानी तमिलनाडु में कितने हैं? 264 है। इस प्रकार जो अधिकतम टाइगर वाले जो स्टेट्स हैं वो मध्य प्रदेश हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर यूके हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, है ना। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर्स है? 526 टाइगर है। और वैसे राजस्थान में तो टाइगरों की कमी नहीं है, यानी आप सब हमारे टाइगर ही तो। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओलिवी कल्चर कहा जाता है रेशम उत्पादन, अंगूर उत्पादन, फूल उत्पादन या जैतून उत्पादन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओलिवी कल्चर। किसे कहते हैं ओलिवी कल्चर? ओलिवी कल्चर कहते हैं जैतून की खेती करने को। किसको? जैतून की खेती करने को क्या कहते हैं? ओलिवी कल्चर कहते हैं। बाबा बुदन पहाड़ी लो एस्क के भंडार किस राज्य में? बाबा बुदन एक पहाड़ी है, वहां पे लो एस्क के भंडार है बहुत सारे। तो वो कौन से राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी? तो ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में या गोवा में? तो कहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है बाबा बुदन की पहाड़ी? कहाँ पे है? तो बाबा जी बुदन साहब कहाँ पे है? बाबा बुदन, बुदन बाबू खड़े है, तो बुदन बाबू कर्नाटक के माए बैठे हुए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया देखते तो भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर देखते हैं ना, तो वो देश है ना, वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश कहलाते हैं। तो इनमें से वो कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध है, यानी उसकी सीमा रेखा समुद्र के किनारे से नहीं लगती कहीं से भी? तो वो कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है या थाईलैंड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, लाओस। यानी लाओस वो देश है इसकी सीमा समुद्र तट से टच होती नहीं है। अगर इसको कहीं से सामान मंगवाना हो तो इसे दूसरे देशों से के माध्यम से समुद्री मार्ग से ना होके स्थल मार्ग से सामान को लाना पड़ेगा बाद में। तो इस प्रकार जो लाओस देश है उसकी सीमा चारों तरफ से स्थल से लगी हुई है, जल से नहीं लगी हुई है। तो देखो एक बार मैप पे देख लेते हैं लाओस को। तो ये हमारे सामने लाओस का मैप आ गया है, और देखो लाओस का मैप तो हमारे सामने आ गया है। तो ये लाओस है। तो देखो इधर से तो इसने इधर से वियतनाम ने घेर रखा है इसको, ये देखो वियतनाम ने घेर रखा है इसको, और नीचे कंबोडिया आ गया, ये वाला एरिया कंबोडिया ने घेर लिया इसका। फिर इधर थाईलैंड आ गया, तो ये वाला एरिया थाईलैंड ने घेर लिया है। और फिर यहाँ से इसको म्यांमार ने घेर रखा है, और फिर ऊपर से थोड़ा बहुत चाइना ने घेर रखा है। तो इस प्रकार इसकी कहीं से भी सीमा रेखा ना समुद्र से नहीं लगती है ना। अगर समुद्र से अगर सामान लाना होगा तो इसको वियतनाम से हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ से कंफर्टेबल रहेगा इसके लिए, है ना, क्योंकि यहाँ से समुद्र थोड़ा इसके नज़दीक पड़ेगा। बाकी इधर से अगर लाएगा तो लंबा ही पड़ रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया था, यानी भारत की जो संविधान सभा है ना उसने संप्रभु संस्था का दर्जा किस अधिनियम से या किस योजना से प्राप्त किया था? कैबिनेट मिशन योजना से, ब्रिटिश महारानी की घोषणा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से या गवर्नर जनरल के आदेश से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा किससे प्राप्त किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो देखो संविधान सभा को भी संप्रभु संस्था का दर्जा इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से मिला था, और भारत को भी संप्रभु राष्ट्र का दर्जा इसी अधिनियम के माध्यम से मिला था। और भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना था? 15 अगस्त 1947 को भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया। यानी अब हम पे किसी का कोई अधिकार नहीं है
भारत भारतीयों के लिए है और भारतीयों द्वारा ही शासित होगा, है ना। तो इसको मतलब कोई और का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, और आने वाले समय में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप जैसे शेर अब देश की रक्षा में लग गए हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया? यूएसए से। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। और आपात उपबंध हमने कहां से लिया? रूस से लिया है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि जो आपात उपबंध है वो हमने रशिया से नहीं लिया है। वो कहां से लिया है? वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। और तो मौलिक कर्तव्य हमने यूएसए से लिया है, बिल्कुल सही बात है। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिए। कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। और रशिया से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिए है ना। मूल कर्तव्य किसने लिए हैं? रशिया से लिए हैं। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। भारत के संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? यानी शिक्षा का उल्लेख किस संविधान किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में? 20A, 21A, 45 या 46? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल जो 21A है उसमें हमने शिक्षा के से संबंधित प्रावधान संविधान में दे रखे हैं, और ये 21 से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 1935 का अधिनियम आया, उसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी सदस्य समिति थी उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं करता था, भारत मंत्री करता था, ब्रिटिश ताज करता था या ब्रिटिश पीएम करता था? तो इसका आंसर क्या हो गया? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की जो सदस्य की नियुक्ति कौन करता था? तो ये गवर्नर जनरल खुद ही करता था। यानी वो कहता था कि मेरी कार्यकारिणी में जो सदस्य होंगे ना वो कौन कौन होंगे, वो खुद ही डिसाइड करता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था? गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी या अंडमान निकोबार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत हमें पता है आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कोई हिस्सा पुर्तगालियों के नियंत्रण में था और वो भारतीयों के हिस्से में नहीं आया, इसे बाद में भारत का हिस्सा बनाया गया। वो कौन सा था? तो कौन सा था? वो गोवा था। गोवा को भारत में बाद में इसको भारत के नियंत्रण में लिया गया। 1961 में एक ऑपरेशन विजय चलाया गया भारतीय सेना द्वारा। क्या नाम है? ऑपरेशन विजय। और ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया और पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया गया बाद में, क्योंकि पुर्तगालियों ने बाद में देखा कि हार ही रहे हैं तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो बाद में वो वहां से छोड़ के चले गए और गोवा पे भारतीय मतलब जो गणराज्य है, भारत गणराज्य है, उसका हिस्सा गोवा बन गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य है क्यों? कि यहाँ पे संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, या संघ या राज्य सूची? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो दो प्रकार के कॉन्सेप्ट चलते हैं दुनिया में, एक होता है गणतंत्र और एक होता है राजतंत्र। तो गणतंत्र में क्या होता है? जो देश का हेड होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वो जनता के द्वारा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता। जबकि राजतंत्र में क्या होता है? वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, या यूं कहे चाहे वो औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष ही क्यों ना हो, जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, वो राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ना वो वहां की महारानी होती है, और भारत में राष्ट्रपति होता है और अगले राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते। तो भारत क्या है? भारत एक गणराज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण करने के लिए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण करने के लिए शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1910 में, 1911 में, 1913 में, 1914 में? तो देखो, शिमला सम्मेलन हुआ था मैकमोहन रेखा का निर्धारण करने के लिए। ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था।
BRI परियोजना का संबंध किस देश से है? BRI परियोजना है, उसका संबंध किस देश से? यूएसए से, जापान से, चाइना से या रशिया से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका संबंध है चाइना से। और BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या नाम है इसका? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। और ये किसकी परियोजना है? ये चाइना की परियोजना है। और इसके माध्यम से चाइना क्या कर रहा है? इसके माध्यम से चाइना, जो प्राचीन काल में चाइना का जो सिल्क रूट था, जिसके माध्यम से चाइना द्वारा सिल्क का निर्यात किया जाता था, उस रास्ते को वापस रीओपन करना चाहती है। एक तो ये सड़क और रेल मार्ग से जोड़ रही है और यूरोप तक जाता है ये। और दूसरा, ये दूसरा तरीका कर रही है, समुद्री जो समुद्री रास्ता है ना, उधर से भी नया समुद्री सिल्क रूट बना रहा है ना। जो दीप मोतियों की माला जो कॉन्सेप्ट बनाया है चाइना ने भारत को घेरने के लिए, उसका संबंध भी BRI परियोजना से ही है कहीं ना कहीं। तो BRI परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ये चाइना से। निम्न में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? यानी कौन सा देश है जो समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? डेनमार्क, फिनलैंड, ब्रिटेन या नीदरलैंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नीदरलैंड है ना, कौन सा? नीदरलैंड, वो समुद्र तल से भी नीचे बसा हुआ है ना। तो नीदरलैंड नीचे, इस तरह से इसको रिलेट कर लो, कहीं ना कहीं याद रह जाएगा। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? यानी जाफना प्रायद्वीप है श्रीलंका में, और श्रीलंका की जो मेनलैंड है उसको जोड़ने के लिए एक दर्रा उपयोग में आता है। उस दर्रे का नाम क्या है? डंकन पास, अल्बर्टा पास, पार्क स्ट्रीट या एलिफेंटा पास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एलिफेंटा पास है ना। कौन सा? एलिफेंटा पास। उसके माध्यम से जो श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप है उसको कनेक्ट करता है किससे? श्रीलंका की मुख्य भूमि से। ठीक है। और ये कौन करता है? ये एलिफेंटा पास करता है। ठीक है, एलिफेंटा पास करता है। चिंबाराजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? चिंबाराजो चोटी है ना, वो कौन सी पर्वत श्रेणी पे है? आल्प्स पे, रॉकीज पे, एंडीज पे, एटलस पे? तो चिंबाराजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी पे चिंबाराजो चोटी है ना। तो चिंबाराजो चोटी है कहाँ पे? तो जो इक्वाडोर देश है ना, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर देश है, ये देखो हमें दक्षिण अमेरिका का मैप दिख रहा है, उसमें ये यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, इसको जूम करके दिखाया गया है। और ये हमारे सामने ये आ गया, ये इक्वाडोर का एरिया है। और यहाँ पे देखो ये चिंबाराजो चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी चिंबाराजो की? ये 6268 मीटर ऊंची है, यानी 6268 मीटर ऊंची है। और देखो यहीं इक्वाडोर में ही वो अपनी ज्वालामुखी है ना, एक क्या नाम है उसका? कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी। तो यहाँ पे ये कोटोपेक्सी ज्वालामुखी भी जो इक्वाडोर में ही है, दक्षिण अमेरिका में है। और कोटोपेक्सी की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5897 मीटर दे रखी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं और कृषि की बात करते हैं, तो कृषि में सर्वाधिक योगदान किसका है? फसल का है, पशुधन का है, वानिकी का है, मत्स्य का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि में सर्वाधिक योगदान फसल का है। और राजस्थान की बात करते हैं तो पशुधन का योगदान फसल से ज्यादा है, लेकिन भारत की बात करते हैं तो फसल का योगदान पशुधन से ज्यादा है। तो देख लेते हैं, तो कृषि का टोटल योगदान कितना है? इंडियन इकोनॉमी में कृषि का योगदान है 18.8%। ठीक है। अब इस 18.8% का निर्माण कैसे हुआ? 10.23% तो आ गया किससे? फसल से आ गया। ठीक है। फिर 5.2% किससे आ गया? पशुधन से आ गया। ठीक है। फिर 1.3% किससे आ गया? वानिकी से आ गया। ठीक है। फिर 1.2% किससे आ गया? ये मत्स्य से आ गया। ठीक है। और टोटल कृषि से कितना बन गया? 18.8 बन गया। यानी देश की जीडीपी का 18.8% हिस्सा कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, कृषि से आता है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेगा फूड पार्क योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2006 में, 2005 में, 2007 में या 2008 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी मेगा फूड पार्क परियोजना है ना, इसका शुभारंभ हुआ था 2008 में। ठीक है। और कहाँ से हुआ था? तो सिरनी नाम की जगह है, वहाँ पे पहला मेगा फूड पार्क बना था। और ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर पहले मेगा फूड पार्क और वो निजी सेक्टर का उसकी बात करें तो हरिद्वार में बना था, और ये पतंजलि ने लगाया था। वो निजी है, प्राइवेट है। तो एग्जाम से हमसे
प्राइवेट ना पूछ के जो अपना गवर्नमेंट वाला वही पूछेंगे। तो सिडनी आंध्र प्रदेश में पहला मेगा फूड पार्क बना है, ये याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। संपूर्ण वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, यानी पूरे दुनिया का जो दुग्ध उत्पादन होता है उसमें भारत में कितना दुग्ध उत्पादन हो जाता है? 20%, 23%, 40% या 50%? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी पूरी दुनिया का 23% दूध हमारे भारत में ही उत्पादित हो जाता है। कितना? पूरी दुनिया का 23%, या यूं कह सकते हैं कि 1/4 हिस्सा भारत में उत्पादित हो रहा है। लगभग की बात कर रहा हूं मैं, अगर इसको रिलेट करना हो तो। और वैसे 23% हिस्सा भारत में उत्पादन हो रहा है, और भारत है ना वो दूध उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पे है। तो इतना दूध उत्पादन कर रहा है, अकेला 1/4 हिस्सा दूध भारत ही उत्पादित कर रहा है, तो प्रथम तो होना स्वाभाविक ही है। तो दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पे है। राउरकेला स्टील उद्योग की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? राउरकेला जो स्टील उद्योग है, लौह इस्पात संयंत्र है, उसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई? जर्मनी, रूस, अमेरिका या जापान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी राउरकेला है ना वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला लौह संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। और कब स्थापित किया गया ये? तो ये 1955 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1955 में स्थापित किया गया। और है कहाँ पे यह? मतलब किसकी सहायता से? ये जर्मनी की सहायता से किया गया। ठीक है। भारत का पहला सफल सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? यहाँ देखो, ध्यान रखना की आवश्यकता है कि पहला सफल सीमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, वो कहाँ पे लगाया गया? पटना, कटनी, रांची या मुंबई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी भारत का पहला सीमेंट का सफल कारखाना, यानी कारखाना भी लगाया और वो सफल भी रहा, तो वो कटनी में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? कटनी में लगाया गया। और ये कब लगाया गया? 1912 में लगाया गया। और कटनी कहाँ पे पड़ता है? कटनी मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1912 में लगाया गया। और कटनी कहाँ पे पड़ता है? कटनी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष प्रस्तुत की गई? यानी देश की पहली औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत की गई। अब ये पूछ रहा है कि कब की गई? 1952 में, 48 में, 57 में या 64 पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में। यानी देश की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी, यानी प्रस्तुत की गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुई? 1980, 85, 90 या 95? तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई है 1990 में। कब हुई सिडबी की स्थापना? 1990 में हुई। और सिडबी का मुख्यालय आपको पता ही है कहाँ पे है? सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में, है ना। लखनऊ के लिए क्या कहते हैं? मुस्कुराइए आप लखनऊ में है ना। तो मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो जो योगी महाराज की नगरी है लखनऊ, वहाँ सिडबी का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1990 में की गई। ठीक है। भारत का सर्वोत्तम निर्यात गंतव्य है, यानी भारत से जो निर्यात किए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ किए जाते हैं? यूएई, यूएसए, जापान या चाइना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत से सबसे ज्यादा निर्यात हम अमेरिका को ही करते हैं, यूएसए को ही करते हैं, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात हम करते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखो, भारत के कुल निर्यात का 18.4% तो हम अमेरिका को ही करते हैं, यूएसए को ही करते हैं, 18.4%, तो है ना। तो कितना बड़ा हमारा निर्यात गंतव्य है ये कितना बड़ा निर्यात भागीदार है हमारा अमेरिका। राजस्थान विधानसभा की समितियों में प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा में एक समिति है प्राक्कलन समिति कै, उसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र पारिक है, गुलाब चंद कटारिया है, अशोक गहलोत है या राजेंद्र गुड्डा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति कै की बात कर रहे हैं, तो प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? तो ये राजेंद्र पारिक है ना। तो पारिक के लास्ट में कै आता है, तो इस प्रकार से इसको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र पारिक साहब है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राजस्थान की रैंक क्या है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राजस्थान की रैंक क्या है? तो ये जारी तो नीति आयोग करता है, लेकिन राजस्थान की रैंक कितनी है? तो ये हो जाएगा 17, यानी राजस्थान की रैंक कितनी है? 17 नंबर की रैंक है राजस्थान की। किसमें? ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। ठीक है। और ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता जयपुर में, अजमेर में, अलवर या जैसलमेर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जैसलमेर में। यानी जो सीनियर वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता है ना,
वो कहाँ पे हुई थी, वही अपने जैसलमेर जिले में। कहाँ पे हुई, जैसलमेर में हुई थी, जैसलमेर के धोरों में हुई है ना सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता, और ये 69 नंबर की थी ना। हाल ही में गंगानगर जिले के किस थाने को बेस्ट थाना चुना गया, यानी गंगानगर जिले का एक थाना है उसको सबसे बेस्ट थाना चुना गया है, वो कौन सा है, अनूपगढ़ है, जेतसर है, गंगानगर की सिटी है, अजीतगढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो जेतसर थाना है ना, उसको राजस्थान का सर्वोत्तम थाना चुना गया है ना। कौन सा थाना, जेतसर गंगानगर में है, इसे बेस्ट थाना चुना गया है ना, बेस्ट थाना चुना गया है। आईपीडी टावर की स्थापना श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई, उद्घाटन अशोक गहलोत साहब द्वारा किया गया। कहाँ पे, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा। तो आपको सबको पता ही है आईपीडी टावर जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, जयपुर में स्थापित किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में कब से कब तक किया गया, यानी राजस्थान में एक मेडीफेस्ट का आयोजन किया गया। उस मेडीफेस्ट का नाम था निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट। मेडीफेस्ट यानी मेडिकल जो लाइन है ना उससे संबंधित है। तो जयपुर में किया गया। अब कब से कब किया गया, 5 से 6 जनवरी, 5 से 6 जून, 5 से 6 अप्रैल या 5 से 6 अगस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 से 6 अप्रैल, यानी अप्रैल के महीने में किया गया और 5 और 6 अप्रैल को किया गया। किसका, मेडीफेस्ट 2022, और इसका नाम क्या था, निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022, और जयपुर में किया गया और 5 से 6 अप्रैल को किया गया। राजस्थान सरकार के किस विभाग या संस्था को आईबीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी राजस्थान विभाग का कोई संस्था है या विभाग है उसे आईबीसी अवार्ड दिया गया है, वो कौन सा है, आवासन मंडल है, रीको है, सिडबी है, आरएफसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आवासन मंडल है ना उसे आईबीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे, आवासन मंडल को आईबीसी अवार्ड से, आईबीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, आवासन मंडल को किया गया। नंदी गौशाला स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले नंदी गौशाला स्थापित की है, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने नंदी गौशाला स्थापित की है। नंदी गौशाला स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है अपना, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% पंजीकृत होने वाला गांव कौन सा है, यानी एक गांव ऐसा है राजस्थान का जहां पे जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा चुके। कौन सा है, नरसाना, चिड़ावा, गोरैया या बस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो नरसाना गांव है ना, नरसाना गांव पड़ता है नागौर जिले में, ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सब रजिस्ट्रेशन करवा चुके। या तो कई लोग ऐसे हैं जो मतलब फ्री में करवाएंगे और बाकी लोगों ने 850 रुपये दिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इसका लाभ ये ले रहे हैं, पूरे गांव वाले ले रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के किस जिले में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जयपुर। तो इसका आंसर क्या है, बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे की गई, तो ये जयपुर जिले में की गई। बाइक एम्बुलेंस जयपुर जिले। पुस्तकों और लेखक के संबंध में कौन सी सुमिलित नहीं है, यानी पुस्तकें दे रखी है और लेखक दे रखे हैं, लेकिन एक जो ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये किसकी, टोलमैन साहब की है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये स्किनर की है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोहलर की है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कोपका की है। तो इनमें से सुमेलित कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी ना ये कोपका की नहीं है, तो किसकी है फिर, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है अपने थॉर्नडाइक साहब की। किसकी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की साहब की है, थॉर्नडाइक साहब की है। बाकी कोपका साहब ने क्या लिखा है फिर, तो इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल लिखा है एक, तो एक ग्रोथ ऑफ माइंड, माइंड की ग्रोथ की किताब लिखी है, ग्रोथ ऑफ माइंड, यानी कोफका को याद करो कोप्ता से और कोप्ता आके ग्रोथ ऑफ माइंड हो जाता है, इस प्रकार इसको रिलेट कर लो। और प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, अब देखो ऊपर ऑप्शन सी को देखो आप, ये क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सिंगल है ना, वो तो कोहलर ने लिखी है ना, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी तो कोहलर ने लिखी है, लेकिन इसके साथ प्रिंसिपल किसने जोड़ दिया, कोपका ने इसके साथ प्रिंसिपल भी जोड़ दिया। इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। और एक किताब है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये किसने लिखी है, ये स्किनर ने लिखी है। तो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है ना, वो किसने लिखी है, वो स्किनर ने लिखी है। और पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन है ना, ये
टॉलमैन साहब ने लिखी है। किसने लिखी है? टॉलमैन ने लिखी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण से तात्पर्य है, व्यक्ति के दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिवृत्ति। यानी व्यक्ति के दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? अभिवृत्ति है ना, वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से तात्पर्य अभिवृत्ति है, यानी व्यक्ति के दृष्टिकोण को अभिवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन सी लग रहा है। दमन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यानी एक सिद्धांत है दमन का सिद्धांत, उसको किसने दिया? रोस ने, जुंग ने, फ्रायड ने या एडलर? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, जुंग साहब ने। यानी दमन का सिद्धांत किसने दिया है? जुंग ने दिया है। यानी जुंग और जंग, तो इस प्रकार से जंग करके क्या कर दिया? दमन कर दिया। इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हो आप। तो जुंग ने दिया है दमन का सिद्धांत। निबंधात्मक परीक्षाओं में कौन सी बात नहीं होती? जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती है ना लंबी लंबी, वो उनमें कौन सी बात नहीं होती? वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, सहजता या सभी? तो देखो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती। वस्तुनिष्ठता किसमें होती है? ऑब्जेक्टिव्स में होती है ना। तो ये ऑप्शन ए, यानी निबंधात्मक में वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाकी विभेदीकरण, सहजता तो होती है लेकिन वस्तुनिष्ठता नहीं होती। रुचि मापन के लिए सर्वोत्तम रुचि तालिका का निर्माण प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम रुचि मापन करने के लिए जो रुचि तालिका का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? 1820 में, 1800 में, 1900 में, 1919 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुचि मापन के लिए रुचि तालिका का निर्माण सबसे पहले 1919 में हुआ था। यानी रुचि तालिका कब बनी थी? रुचि तालिका ये 1919 में बनी थी। कब बनी? 1919 में बनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है, यानी कोई भी ऐसा व्यवहार जो सामाजिक नियमों के अनुसार नहीं है, सामाजिक कानूनों के अनुसार नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? असामान्यता कहते हैं, बाल अपराध कहते हैं, पिछड़ापन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे कार्यों को बाल अपराध कहेंगे। क्या कहेंगे? जो सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं है, उन बालकों द्वारा ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उन्हें हम बाल अपराध कह देंगे। क्या कहेंगे? बाल अपराध कह देंगे। असमानता के नियम के अनुसार नहीं, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। यानी समानता का नियम है, उसके अनुसार क्या ऐसा कहा जाता है कि जैसे माता पिता होते हैं ना, तो माता पिता जैसे उनके बच्चे कैसे होंगे? माता पिता के जैसे ही, अलग होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ समान होंगे। तो इसका आंसर है जैसे माँ बाप होते हैं ना, वैसे उनके बेटे बेटे होते हैं। तो ये समानता का नियम है। ये क्या, कौन सा नियम है? समानता का नियम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जैसे माता पिता वैसे उसके बेटा बेटी। तो जैसे माता पिता जैसी उसकी संतान होगी, ये होगा समानता का नियम। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? यानी कौन सा है जो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? यानी सृजनात्मकता में वो चीज आवश्यक नहीं है। धारा प्रवाह, स्मृतिकरण, मौलिकता और लचीलापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्मृतिकरण, क्योंकि सृजनात्मकता में नई चीज का निर्माण की आवश्यकता होती है। तो उसमें धारा प्रवाह चाहिए, मौलिकता भी चाहिए और लचीलापन भी चाहिए, लेकिन स्मृतिकरण की आवश्यकता नहीं है। पुरानी बातें याद करोगे तो नई चीज का क्या मतलब है? आप तो सृजन करने में नई चीज का निर्माण कर रहे हो ना, तो इसका मतलब स्मृतिकरण उसमें नहीं चाहिए। बाकी धारा प्रवाह, मौलिकता और लचीलापन उसमें चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, मतलब तत्व नहीं है, ये पूछना था। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने दिया? यानी बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने दिया? सूत्र किसने दिया है? स्टर्न ने, बीने ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जो टर्मन साहब है ना, उन्होंने बुद्धि लब्धि का समीकरण दिया है। किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने दिया है? टर्मन साहब ने बुद्धि लब्धि का समीकरण दिया है। किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है। किशोरों का जो मस्तिष्क होता है ना, वो मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, और परिणाम स्वरूप वो किससे ग्रस्त रहता है? सामाजिक संघर्ष से, सांस्कृतिक संघर्ष से, मानसिक संघर्ष से, या किसी से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वो किससे घिरा रहता है? वो मानसिक संघर्ष से घिरा रहता है। क्योंकि देखो, मानसिक संघर्ष से भरा हुआ और मानसिक संघर्ष से घिरा हुआ, उसका दिमाग भी मानसिक संघर्ष से घिरा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इस प्रकार हमने पेपर नंबर 17 के पहला पार्ट कर लिया है। पहला, उसका सेकंड पार्ट हम कल लेके आ ही जाएंगे। बाकी उम्मीद आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो आप कर ही रहे हो। बाकी अपने दोस्तों को जरूर बताओ, है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे और बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू।